Hi guys, welcome to Family Law. So in today's session we're gonna study chapter 34, chapter 35, chapter 39 and chapter 38 के जो भी important provisions हैं वो तो let's begin. अब सेक्शन 453 वैसे तो ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है नहीं बट स्टिल इसके कुछ कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं. जैसे ये 453 ब्लैक वारंट की बात करता है, तो यू शुड नो व्हाट इज ब्लैक वारंट और एग्जीक्यूशन वारंट. तो 453 क्या बोलता है कि अगर कोई भी डेथ सेंटेंस पास होता है तो हाई कोर्ट की परमिशन के बिना कोर्ट ऑफ सेशन पास नहीं कर सकता. जब हाई कोर्ट का कंफर्मेशन आ जाता है तो कोर्ट ऑफ सेशन डेथ वारंट की एग्जीक्यूट कराने की उसके पास अथॉरिटी होती है. तो वो डेथ वारंट एग्जीक्यूट करवाने के लिए एक वारंट इशू करता है. डेथ पनिशमेंट एग्जीक्यूट कराने के लिए एक वारंट इशू करता है जिसे बोलते हैं ब्लैक वारंट या फिर एग्जीक्यूशन वारंट भी बोलते हैं. अब 454 भी यही बात कर रहा है कि अगर डेथ सेंटेंस पास किया हाई कोर्ट ने इन अपील और इन रिवीजन के लिए रिव्यू करती है हाई कोर्ट, जो भी कोर्ट ऑफ सेशन या उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का डिसीजन होता है. अगर उसने वो रिव्यू किया उसका केस एंड उसे लगा कि डेथ पेनल्टी देनी चाहिए तो तब भी हाई कोर्ट डेथ पेनल्टी दे सकती है और इन अपील में भी डेथ पेनल्टी दे सकती है. तो ऑन रिसीविंग द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट कॉज द सेंटेंस. अब ऑर्डर हाई कोर्ट ने दे दिया डेथ सेंटेंस का, देन कोर्ट ऑफ सेशन को वही वारंट इशू करके उसे एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा. देन 455 क्या बोलता है? पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ इन केस ऑफ अपील टू सुप्रीम कोर्ट. अगर सुप्रीम कोर्ट के पास अपील गई है तो तब तक जब तक अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती तब तक राइट ऑफ अक्यूज्ड बचाने के लिए, उसके राइट्स को, अक्यूज के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए जो उसका डेथ पेनल्टी है उसे पोस्टपोन कर सकते हैं. और 456 क्या बोलता है कि अगर कोई भी डेथ सेंटेंस पास हुआ है ना प्रेग्नेंट वुमेन, तो उस सेंटेंस को, वो वुमेन प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट हो गई तो उस सेंटेंस को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में कन्वर्ट करने का पावर होता है हाई कोर्ट के पास. और 457 किस चीज़ की बात करता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो डायरेक्ट कर सकते हैं प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर इंडिविजुअल्स जो कि कन्विक्ट हुए ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस, कि इस जगह पर वो लोग इम्प्रिजन्ड रहेंगे. देन ये सेक्शन ये और बताता है कि प्रिजनर्स का सिविल और क्रिमिनल जेल्स में ट्रांसफर हो सकता है. मतलब अगर क्रिमिनल जेल में कोई है तो उसे सिविल जेल में भेजा जा सकता है अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस. अब 458 भी यही बोलता है कि एग्जीक्यूट जो वारंट अगर सेंटेंस पास हुआ है इम्प्रिजनमेंट का तो वो सेंटेंस भी वारंट उसमें भी इशू होगा which specify the place of confinement. वारंट में स्पेसिफाइड रहेगा कि किस प्लेस पे उसे कन्फाइन किया जाना चाहिए और वारंट इशू होगा उसके अरेस्ट के लिए. अब 461 में क्या दिया है कि वारंट फॉर लेवाई ऑफ फाइन, मतलब अगर किसी पे फाइन इम्पोज किया था और उस फाइन की रिकवरी करनी है तो प्रॉपर्टी वगैरह अटैच कर सकते हैं, सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये सब दिया हुआ है. इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल एक्सप्लेनेशन काफी है. इन 463 ये बोलता है कि वारंट जो इन लेवाई ऑफ फाइन, फॉर लेवाई ऑफ फाइन तो वो किसको इशू करेगी? कोर्ट इशू करेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डायरेक्ट करेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को फॉर फाइन कलेक्शन. या एरियर जो फाइन अगर किसी ने नहीं पे किया है तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, उस टेरिटरी की जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो उस फाइन को रिकवर करेगा. एंड दीज थिंग्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट.
हम सीधा सेक्शन 35 पे आते हैं, चैप्टर 35 पे आते हैं, प्रोविजंस एज टू बेल एंड बेल बॉन्ड। तो बेल एंड बेल बॉन्ड क्या होता है? बेल हमने देखा था कि किसी भी पर्सन को बेलेबल ऑफेंस या नॉन बेलेबल ऑफेंस अगर कस्टडी से रिलीज कर दिया जाता है तो उसे बेल बोलते हैं। बेल बॉन्ड क्या होता है? अगर कोई बेल पे रिलीज हो रहा है तो उसे बेल बॉन्ड भरना पड़ता है। तो सेक्शन 478 क्या बोलता है? इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन। तो हमने ये पढ़ा था बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं, बेलेबल ऑफेंसेस में पर्सन का बेल एक राइट होता है, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होता है। ये हमने पढ़ा था। तो इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, तो इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं, सॉरी बेलेबल ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं अदर देन नॉन बेलेबल। तो इन व्हाट केसेस एनी पर्सन अदर देन अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, उसका तो राइट ही है, बेलेबल मतलब बेलेबल ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं, तो उस केस में पर्सन का तो राइट ही है बेल। तो वो अब कैसे बेल ले सकता है वो देखते हैं। अब ये सेक्शन बोल रहा है कि कोई भी अगर ऐसा पर्सन है जिसे विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने, और उसे कोर्ट के सामने ले जाया जाता है एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, कोई भी स्टेज पे प्रोसीडिंग चल रही है या ट्रायल होने से पहले, तो कोई भी स्टेज पे बेल मिल सकती है इफ ऑफेंस बेलेबल है। तो कोर्ट that person shall be released on bail, court shall provide him bail, and if the court thinks fit कि अगर वो indigent person है, अगर वो बेल फाइनेंशियली इनकेपेबल है श्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एंड श्योरिटीज लाने के लिए, तो उससे सिंपल, इंस्टेड ऑफ टेकिंग बेल बॉन्ड, उससे सिंपल बॉन्ड फॉर हिज अपीयरेंस भी लेके और साइन करवा के छोड़ सकते हैं उसे, कि जब जब उसे बुलाया जाएगा वो आएगा, कोर्ट में अपीयर होगा, ऐसा बॉन्ड भरवा के उससे और उसे छोड़ सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि पर्सन इंडिजेंट है? वेर अ पर्सन इज अनेबल टू गिव बेल बॉन्ड विद इन अ वीक, अगर एक वीक के अंदर वो उसका बेल अगर सैंक्शन हो गया, कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ ठीक है बेल पे रिलीज कर सकते हैं, तो विद इन अ वीक भी वो बेल बॉन्ड नहीं दे पाया, सिक्योरिटी वगैरह नहीं दे पाया, बॉन्ड एक अंडरटेकिंग होती है, प्रॉमिस होता है, तो उसे बॉन्ड पे रिलीज कर दिया जाएगा, बॉन्ड फॉर अपीयरेंस पे। अगर ऑफिसर कोई पुलिस ऑफिसर को ये लगता है या कोर्ट को ये लगता है कि वो इंडिजेंट पर्सन है, एक हफ्ते में उसका बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया, तो उसको बॉन्ड पे अपीयरेंस, बॉन्ड फॉर अपीयरेंस पे छोड़ दिया जाएगा। अब अगर कोई पर्सन बॉन्ड, जो बेल बॉन्ड भरवाया जाता है उसकी कंडीशन से कंप्लाई नहीं करता है, तो वो आता नहीं है टाइम या प्लेस पे, अगर उसे बुलाया जाता है तो उसकी सब्सिक्वेंट बेल पे कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है उसे बॉन्ड पे छोड़ने के लिए, चाहे ऑफेंस बेलेबल ही क्यों ना हो, सब्सिक्वेंट ओकेजन पे, और उस पर्सन को पेनल्टी पे करना पड़ेगा। अब सेक्शन 479 पे आते हैं। तो 479 के कुछ कॉन्सेप्ट्स एकदम न्यू हैं तो ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अब ये क्या बोल रहा है? मैक्सिमम पनिशमेंट पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कैन बी रिलीज्ड। अब किसी का ट्रायल पेंडिंग है, मतलब अंडर ट्रायल प्रिजनर है, उसकी अभी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं हुई हैं, पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ये सब चल रहा है एंड वो डिटेन्ड है,
तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की, बट नॉट इंक्लूडिंग दोज। अब बेलेबल ऑफेंसेस में तो हमने देख लिया 478 में कि उन्हें बेल एज अ राइट कोर्ट को देना ही पड़ेगा, बट ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं हम। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कि उसमें अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ने अगर ट्रायल के दौरान अपना पनिशमेंट से आधा टाइम तो जेल में डिटेन कर ही लिया है, मतलब 3 साल की अगर पनिशमेंट है तो उसने आधा टाइम अपना जेल में निकाल लिया है, तो कोर्ट उसे रिलीज कर सकती है ऑन बेल फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो क्या बोल रहा है ये सेक्शन? Where a person during the period of investigation, inquiry, trial, for not being of an offence for punishment of death or life imprisonment, इन दोनों के अलावा ऐसा कोई ऑफेंस जिनकी पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, जैसे रेप है, मर्डर है, इसके अलावा जो भी ऑफेंसेस हैं, अगर उसने वो ऑफेंस किया है एंड ही हैज़ अंडरगॉन detention period for up to half of the maximum punishment period of imprisonment for that offense, जैसे थेफ्ट का है 3 साल और उसने 1.5 years ऑलरेडी जेल में बिता लिए हैं एज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर, तो कोर्ट हैज़ द पावर टू रिलीज दैट पर्सन ऑन बेल। द सच पर्सन, अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और उसने he shall be released on bond by court, उसे बॉन्ड पे छोड़ दिया जाएगा अगर उसने 1/3 ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ पनिशमेंट कोर्ट में वहाँ पर स्पेंड कर ली हो, तो प्रिजन में इम्प्रिजनमेंट में, मतलब 3 साल की सज़ा है मैक्सिमम और उसने 1 साल ऑलरेडी सेंड किया है। ये फर्स्ट टाइम प्रिजनर्स के लिए है। जो रेपिटेटिव, जिन्होंने पहले भी ऑफेंस किया हुआ है, उनके लिए हाफ है। जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं उनके लिए 1/3 है, तो ये याद रखना। Provided further that the court may, after hearing the public prosecutors, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सुनने के बाद और रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद इन राइटिंग, तभी कोर्ट डिसीजन लेगा कि उसको कंटिन्यू डिटेंशन में रखना है क्या, 1/2 ये जो पीरियड है इससे ज़्यादा डिटेंशन में रखना है क्या, या फिर उसे रिलीज़ करना है क्या बेल बॉन्ड पे। तो ये आफ्टर हियरिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय कोर्ट इन राइटिंग, तो ये उसके बाद ही डिसाइड होगा। बट इन नॉट इन एनी केस दैट पर्सन शुड बी डिटेन्ड फॉर मोर देन द पनिशमेंट पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट पीरियड ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। अगर उसकी 3 साल की सज़ा है, उसने कोई ऑफेंस किया है, उसकी 3 साल की सज़ा है, तो उसको 3 साल से ज़्यादा तो अंडर ट्रायल में भी नहीं रख सकते हैं डिटेन्ड। तो ये प्रोविजो ये बोलता है। अब क्लॉज 2 क्या बोल रहा है? नॉट notwithstanding anything in subsection 1 subject to the third proviso thereof, where an investigation, inquiry, trial, अगर एक या एक से ज़्यादा ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन एक पर्सन पे चल रही है, मल्टीपल केसेस हैं, then he shall not be released on bail। मतलब उसे, अगर उसकी इतने सारे मल्टीपल केसेस चल रहा है और उसने आधे से ज़्यादा पनिशमेंट झेल चुका है जेल में डिटेन में एज अ डिटेन प्रिजनर, तो तब भी उसको बेल पे रिलीज नहीं किया जाएगा अगर उस पर मल्टीपल केसेस चल रहे हैं तो। देन सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल वेयर द अक्यूज्ड इज डिटेन्ड। अब अगर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ऐसा लग रहा है कि अक्यूज डिटेन है और उसने आधे से ज़्यादा 1/3 या हाफ ऑफ द पनिशमेंट पीरियड जेल में झेल लिया है, तो वो एप्लीकेशन लिखेगा कोर्ट को फॉर रिलीज ऑफ सच पर्सन ऑन बेल। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेल नहीं लेना चाहते हैं, बेल बॉन्ड फर्निश करते ही नहीं है, वो एप्लीकेशन मेक करते ही नहीं है कि रिलीज
कर दिया जाए उन्हें, क्योंकि कुछ कुछ लोग बोलते हैं हमारा बाहर कोई है ही नहीं, जेल में उन्हें बढ़िया खाना पीना सोना रहने की जगह मिल रही है। तो अब ये वाला प्रोविजन न्यू ऐड हुआ है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ जो जेल है उसे अगर लगता है कि कोई भी पर्सन ने जो भी उसका मैक्सिमम पनिशमेंट है और उससे आधा या वन थर्ड जो भी क्राइटेरिया हमने पढ़ा था वो उसने ऑलरेडी एज अ डिटेन प्रिजनर निकाल लिया है, तो अंडर ट्रायल प्रिजनर एज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर उसने वो पीरियड जेल में काट लिया है, तो उसे बेल पे रिलीज कर देना चाहिए। तो उसकी वो एप्लीकेशन इन राइटिंग कोर्ट को देगा। अब इन्हीं चीज़ों के लिए बना है कि ये बहुत सुना होगा केसेस में कि बेल इज़ अ रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। तो वो इन्हीं सारे इसी सेक्शन की वजह से बना है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा डिटेन्ड है, बहुत टाइम पीरियड से डिटेन्ड है, तो उसे बेल पे रिलीज़ कर देना चाहिए, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी। देन सेक्शन 480 क्या बोलता है? व्हेन बेल मे बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस पे अगर कोई पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है एंड ही हैज़ बीन अरेस्टेड विदाउट वारंट, और ये मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात कर रहा है, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा है। तो इसमें ऐसा लिखा है मजिस्ट्रेट कोर्ट भी रिलीज कर सकता है किसी भी पर्सन को फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस अगर उसने डिटेंशन पीरियड झेल लिया है, तो आधे से ज़्यादा मैक्सिमम पनिशमेंट का आधा, या फिर फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स मैक्सिमम पनिशमेंट का वन थर्ड। पर मजिस्ट्रेट कोर्ट कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं उसमें उस पर्सन को रिलीज नहीं करेगा बेल पे। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं इसमें दी हुई है। सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ देयर अपीयर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग। नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर किसी ने बेल मांगी मजिस्ट्रेट कोर्ट से, तो वो कौन से ग्राउंड पे मना करेगा? ही शैल नॉट बी रिलीज अगर उसने कोई भी ऑफेंस किया है विथ पनिशमेंट ऑफ डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर उसने कोई भी ऑफेंस किया है which has punishment of life imprisonment and death। या फिर such person shall not be released if person is if such offense is cognizable। अगर उसने अभी cognizable offense किया है और वो पहले भी कुछ ऐसे offenses में imprisonment उसे मिला था और convicted था, accused नहीं था, convicted था ऐसे offenses से which has punishment of death, life imprisonment या imprisonment of 7 years and above। या फिर अब ये सेकेंड क्लॉज दो चीज़ों की बात करता है, या फिर वो पहले कन्विक्ट हुआ था, ये एक ऑफेंस, ही हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, एक ही ऑफेंस उसने ऐसा किया हो जिसकी पनिशमेंट ये हो, तो उसे रिलीज नहीं किया जाएगा। या फिर उसने दो या दो से ज़्यादा ऑफेंस किए हों which was punishable for 3 years to 7 years, तो उसे बेल पे रिलीज नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया कब कब रिलीज नहीं किया जाएगा? इफ़ ही हैज़ बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, या तो अभी का उसका कन्विक्शन जो है, अभी का उसका जो ब्लेम लगा है उस पर, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट डेथ, उसका जो भी पनिशमेंट है, he has been accused of an offense which has a punishment of life imprisonment, death, ठीक है। या फिर he had been previously convicted of an offense which had a punishment of death, life imprisonment या imprisonment of 7 years and more। या फिर उसने दो या दो से ज़्यादा ऑफेंसेस के लिए पहले कन्विक्ट हो चुका है, हैबिचुअल ऑफेंडर बोल सकते हैं हम उसे, जिस
और वो 2 या 2 से ज़्यादा जो ऑफेंसेस थे ना, वो 3 और 7 साल की उनकी पनिशमेंट थी। मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस थे विद पनिशमेंट ऑफ 3 to 7 years। तो उसको बेल पे रिलीज नहीं किया जाएगा। इस कंडीशन में कोर्ट किसी भी पर्सन को फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस रिलीज नहीं करेगी। Then provided that the court may direct that person to be released on bail if such person is a child, woman or a sick or infirm person। बेल कब मिल सकती है? अगर वो चाइल्ड है, वुमन है, सिक या इन्फर्म पर्सन है तब। अब इसका एक केस है निर्मल कुमार बैनर्जी वर्सेस स्टेट, 1972 का केस है। इसमें ये बोला गया था कि इन लोगों को तो बेल पे रिलीज कर रहे हो, तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। केस का नाम क्या है? निर्मल कुमार बैनर्जी वर्सेस स्टेट। तो इसमें ये बोला गया था कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, बट इसमें जो कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है, ये जो डिफ्रेंसिएशन है ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया से है और इसका एक रीजनेबल नेक्सस है, रीजनेबल रिलेशन है टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली अगर कोई सिक या इन्फर्म पर्सन है, वो जो भी मैन है उसके केपेबल तो नहीं है ना। अब विमेन को भी वल्नरेबल मतलब वल्नरेबल मानते हैं, वल्नरेबल सेक्शन में विमेन और चाइल्ड भी आता है। तो इसलिए ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है, ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया से डिफरेंशिएट करा गया, कुछ वल्नरेबल सेक्शंस को प्रायोरिटी दी गई है। Then provided further, the court may also direct that person to be released on bail if it is satisfied that it is just and proper to do so। उसे अपने स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे फॉर दैट पर्सन टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। अगर उसे ऐसा लग रहा है क्लॉज 2 में कि उसने 2 से ज़्यादा ऑफेंसेस किए हैं या पहले एक ऑफेंस किया था जिसकी पनिशमेंट लाइफ, इम्प्रिजनमेंट, डेथ या 7 साल से ज़्यादा है, बट अब वो सुधर गया है, तो उसको रिलीज कर सकती है ऑन स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड करके। अब ये वाला प्रोविजो क्या बोल रहा है कि पहले 15 दिन में जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो वो पर्सन को रिलीज नहीं कर सकते, या फिर अगर रिलीज भी करेंगे तो बॉन्ड भरा के करेंगे उससे कि वो कंप्लाई करेगा। जब जब उसे डायरेक्शंस देंगे तो वो कोर्ट में आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि फर्स्ट 15 डेज पे he may be required in the custody to be identified by the witness during investigation। ऐसा नहीं कि पकड़ते ही उसको बेल पे रिलीज कर दिया जाए, तो कोर्ट रिफ्यूज भी कर सकती है ऑन ग्राउंड्स कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उस पर्सन की ज़रूरत होगी, विटनेस उसे आइडेंटिफाई करेगा, इसलिए तो ये सफिशिएंट ग्राउंड है उसे बेल पे ना रिलीज करने के लिए। बट अगर उसने अंडरटेकिंग कर दी तो डायरेक्ट कोर्ट का डिस्क्रिशन है, उसे बेल पे छोड़ भी सकती है। Then no person if the offense shall have been committed by him is punishable with death, life imprisonment and 7 years से कोई punishable offense है उसने किया है, he shall not be released on bail without giving opportunity of hearing to public prosecutor। public prosecutor विटनेस की तरफ से ही आता है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पहले सुनेंगे तभी उस पर्सन को बेल पे रिलीज किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। विदाउट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सुने उसे रिलीज नहीं कर सकती, कोर्ट ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती। अब
कहीं भी ऐसा ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कि वो पर्सन, कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि उस पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो उसे बेल पे रिलीज कर सकती है। तो ये डिस्क्रिशन ऑफ सच कोर्ट एंड ऑफिसर है, बेल बॉन्ड भरवा के उसे बेल पे रिलीज कर सकती है। When a person is accused and suspected of commission of an offense punishable with which may extend to 7 years or more, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 17 के ऑफेंसेस। अब ये क्या क्या ऑफेंसेस है? ये जो चैप्टर 6 के ऑफेंसेस है वो अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है। आई थिंक चैप्टर 7 के जो ऑफेंसेस है यस वो अगेंस्ट स्टेट है, एंड चैप्टर 17 के जो ऑफेंसेस है वो अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। तो इनमें से कोई ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट 7 साल या उससे ज़्यादा है, या इन सारे ऑफेंसेस का अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी या अटेम्प्ट किया है, तो उसको अगर बेल पे रिलीज कर रहे हैं तो उसे कोर्ट को कुछ कंडीशंस इम्पोज करनी ही पड़ेंगी उसे रिलीज करते टाइम। और वो कंडीशंस क्या है? दैट सच पर्सन शैल अटेंड, जो बेल बॉन्ड भरवाया है वो बेल बॉन्ड के जो भी कंडीशंस हैं उससे कंप्लाई करना चाहिए उस पर्सन को। देन सच पर्सन शैल नॉट कमिट एन ऑफेंस सिमिलर टू, जो उसने अभी ऑफेंस किया है उसके लिए अक्यूज्ड है वो या सस्पेक्टेड है, तो वो ऑफेंस वो वापस कमिट नहीं करेगा ड्यूरिंग हिज, मतलब जो वो उसका पीरियड जब वो रिलीज रहेगा। देन सच पर्सन, या कोई थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस, जो विटनेस है, जो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस जानता है उस केस के, उसे इंड्यूस, थ्रेट या प्रॉमिस, कुछ ऐसा फेक प्रॉमिस नहीं करेगा फॉर टैम्परिंग ऑफ एविडेंस। या फिर कोई भी ऐसा कंडीशन और इम्पोज कर सकती है कोर्ट जो उसे ठीक लगता है। Then an officer of court releasing any person on bail shall record in writing its reasons। ये तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है कि reasons रिकॉर्ड करने चाहिए उन्हें for releasing a person on bail। अगर कोई पर्सन रिलीज्ड है बेल पे तो उसे वापस कस्टडी में ले जाने के लिए कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो कंडीशंस फुलफिल नहीं करेगा या कर रहा है तो उसे वापस अरेस्ट किया जा सकता है। अब सबसेक्शन 6 क्या बोल रहा है कि एनी पर्सन, अगर वो उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट, अक्यूज्ड है नॉन बेलेबल ऑफेंस का, देन उसका जो ट्रायल है, जब कोर्ट में एविडेंसेस वगैरह पेश किए जाते हैं तो उससे लेके 60 डेज तक उसका पीरियड जो है, मतलब उसका ट्रायल कंप्लीट नहीं हो पाया है, देन ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। यहाँ पर शैल है, अगर वो पूरे टाइम कस्टडी में ही था पुलिस की। अगर वो नहीं करेगा मजिस्ट्रेट उसको रिलीज, तो उसे वो भी राइटिंग में लिखना पड़ेगा। देन सबसेक्शन 7 क्या बोलता है कि एट एनी टाइम आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस में ये पाया गया कि वो पर्सन गिल्टी नहीं है तो उस पर्सन को रिलीज किया जा सकता है बॉन्ड पे कि वो जजमेंट सुनने के लिए अपीयर होगा। बस
देन डायरेक्ट 482 पे आओ, डायरेक्शंस फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन अप्रहेंडिंग अरेस्ट। अब 482 क्या बात करता है? 482 प्री अरेस्ट बेल की बात करता है, एंटिसिपेटरी बेल की, कि अप्रहेंडिंग अरेस्ट मतलब अभी अरेस्ट हुआ नहीं है उसका, वो अगर कोई भी पर्सन को ऐसा लगता है कि वो अक्यूज्ड है, मतलब उस पर एक एक्यूजेशन लग सकता है कि उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, ऐसा उस पर कोई इल्ज़ाम लग सकता है, एंड ही वो अरेस्ट हो सकता है विदाउट वारंट। तो वो हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन, इन दोनों के पास ही ये पावर होती है एंटिसिपेटरी बेल की, इसमें अप्लाई कर सकता है फॉर एंटिसिपेटरी बेल, एंड उसे बेल मिल जाती है अगर, और पुलिस वाला अगर उसे विदाउट वारंट अरेस्ट करने आता है तो वो बेल दिखा के छूट सकता है तुरंत ही। व्हेन द हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन जब ये बेल दे रहे होते हैं तो वो कंडीशन इम्पोज कर सकते हैं, और वो कंडीशंस क्या है कि उस पर्सन को अवेलेबल रहना पड़ेगा फॉर एनी इंटेरोगेशन बाय द पुलिस ऑफिसर, एंड पर्सन शैल नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेक एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट, किसी पे भी थ्रेट, जो भी विटनेसेस हैं या जिसने फैक्ट्स वगैरह पता है, विक्टिम है, उन पे कोई भी थ्रेट या प्रॉमिस, फेक प्रोमिस या कोई भी इंड्यूसमेंट ऐसा नहीं करना चाहिए विच विल टैम्पर द एविडेंसेस। उस पर्सन को इंडिया छोड़ के बाहर नहीं जाएगा ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड जब तक वो एंटिसिपेटरी बेल पे है, या फिर और भी कोई भी कंडीशंस इम्पोज कर सकता है एज द कोर्ट थिंक फिट, अगर उसे बेल दे रहे हैं तो। अब इसमें एक केस है गुरबख्श सिंह सिबिया केस। नाइनटीन 80। इसमें क्या बोला गया था? इसमें ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी अगर कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल देता है तो वो ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं होना चाहिए, बहुत ही सोच समझ के देने चाहिए, ऐसे नहीं किसी को भी दे सकते हैं। तो ये हेल्ड हुआ था, ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं होना चाहिए एंटिसिपेटरी बेल में, ये हेल्ड हुआ गया था। अब क्लॉज सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है कि इफ एनी पर्सन अगर उसको अगर एंटिसिपेटरी बेल ऑलरेडी मिली हुई है और कोई भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन विदाउट वारंट जा रहा है उसे अरेस्ट करने के लिए, देन वो पर्सन कभी भी उसे एंटिसिपेटरी बेल दिखाएगा अपनी और रिलीज हो सकता है। और ये बोलता है कि मजिस्ट्रेट अगर कोई उस केस का कॉग्निजेंस ले रहा है तो वो अगर वारंट भी इशू करेगा तो वो बेलेबल वारंट ही इशू करेगा। अब एंटिसिपेटरी बेल कब कब नहीं मिल सकती है? रेप के केस में और गैंगरेप के केस में नहीं मिल सकती है। अब सेक्शन 483 क्या बोलता है? स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास ये पावर होती है कि अगर कोई भी पर्सन ने ऑफेंस किया है अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 480 में, हमने ये पढ़ा था कि किसी ने 7 साल या उससे ज़्यादा का ऑफेंस किया है या ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंस किया है, चैप्टर 7 का जो ऑफेंस है वो किया है, या 17 का ऑफेंस किया है, चैप्टर 17 ऑफ बीएनएस, तो अगर उस पर उसे कोर्ट रिलीज कर दिया जा रहा है बेल पे, तो उस पर कोई भी कंडीशन इम्पोज कर सकती है जो कि कंडीशन नेसेसरी है। अब सबसेक्शन 3 में ही कंडीशंस दी गई हैं कि वो पर्सन अगर रिलीज हो रहा है बेल पे तो उस ड्यूरेशन में वो कोई वैसा ऑफेंस नहीं करेगा वापस। जब भी उसे बुलाया जाएगा पुलिस ऑफिसर के पास तो वो चला जाएगा इंटेरोगेशन के लिए या फिर कोई भी थ्रेट, इंड्यूसमेंट विटनेस को नहीं करेगा। तो ये कंडीशंस हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी थी। और एनी कंडीशन, कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि मजिस्ट्रेट को ठीक लगती है तो वो मजिस्ट्रेट इम्पोज कर सकता है
बेल देते टाइम, या फिर उस कंडीशन को सेट असाइड या मॉडिफाई भी कर सकता है। अब अगर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन किसी को बेल पे रिलीज कर रहा है जो कि अक्यूज्ड है ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और जो एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई कर सकता है, अगर उस पर्सन को रिलीज कर रहे हैं बेल पे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस देना पड़ेगा उसके एप्लीकेशन का। Then in the presence of the informant or any person authorized by him shall be obligatory at the time of hearing of application of bail to the person under। अब जो इन सेक्शंस की बेल है, ये सेक्शन रेप के सेक्शंस हैं, तो इनकी जो बेल है तो जो इन्फॉर्मेंट है उसका वहाँ होना ज़रूरी है, या इन्फॉर्मेंट किसी और पर्सन को भेज सकता है अगर उसकी बेल की हियरिंग चल रही हो तो उस अक्यूज्ड की, who is accused of committing offences under section 65 and 70। Then High Court of Session that may direct that any person who has been released on bail वापस उसे अरेस्ट कर दिया जाए एंड कस्टडी में लाया जाए। Then we'll start with chapter 30, 35, sorry 37। 37 में भी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं। विल स्टार्ट विथ 38, सॉरी। सो लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। तो 513 क्या बोलता है कि लिमिटेशन पीरियड क्या होता है। आप किसी भी कोई भी अगर ऑफेंस हुआ, कोई भी अगर ऑफेंस कमिट हुआ उसका एक लिमिटेशन पीरियड होता है। लिमिटेशन पीरियड मतलब कि उस लिमिटेशन पीरियड में ही कोई भी पर्सन कोर्ट के पास जा सकता है रेमेडी के लिए, उसके बाद नहीं जा सकता है। अब हर ऑफेंस का लिमिटेशन एक्ट में लिमिटेशन पीरियड ऑलरेडी डिफाइंड है। कोई भी ऑफेंस ऐसा है तो उसका अगर लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो गया, अगर ऑफेंस हुआ 1 साल हो गया और उसका उसने सूट ही नहीं फाइल करवाया, केस नहीं फाइल कराया, तो उसके बाद तो वो लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो गया, अब नहीं करा सकता। तो आफ्टर द लिमिटेशन पीरियड वो कोर्ट के पास रेमेडी के लिए नहीं जा सकता। हर एक ऑफेंस का लिमिटेशन पीरियड होता है। देन सेक्शन 514 क्या बोलता है, बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ लिमिटेशन पीरियड। मतलब कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा किसी ऑफेंस की इफ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड। अब ये सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, लिमिटेशन पीरियड शैल बी 6 months इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन। अगर ऑफेंस पनिशेबल है फाइन से तो लिमिटेशन पीरियड होगा 6 months। अगर ऑफेंस पनिशेबल है फॉर द पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 year देन लिमिटेशन पीरियड होगा 1 year। एक्सीडिंग 1 year, अगर ऑफेंस नॉट एक्सीडिंग 1 year है, मतलब 1 साल या 1 साल से कम, 6 महीने 8 महीने की पनिशमेंट, 6 महीने की पनिशमेंट है, 1 साल की पनिशमेंट है तो उसका लिमिटेशन पीरियड 1 साल होता है। अगर 1 साल से ज़्यादा बट 3 साल से कम की, 3 साल 1 साल से 3 साल के बीच की पनिशमेंट है तो उसका लिमिटेशन पीरियड होता है 3 years। अगर ऑफेंस बहुत ही सीवियर है, जिसकी सीवियर पनिशमेंट है, तो उसकी लिमिटेशन पीरियड डिटरमाइन कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। अब लिमिटेशन पीरियड कमेंस कब होता है, स्टार्ट कब से होता है, ऑन द डेट ऑफ द ऑफेंस, जब ऑफेंस कमिट हुआ था where the commission of offense was not known to the person। अगर कब कमिट हुआ था ये नहीं पता है, then the first day
कब से? जब फर्स्ट डे जब उसकी नॉलेज में आया था कि वो ऑफेंस कमिट हुआ है, ये पुलिस ऑफिसर की नॉलेज में आया था कि ऑफेंस कमिट हुआ है, तो तब से माना जाएगा कि कमेंसमेंट ऑफ लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया है। या फिर पता नहीं है कि किसने ऑफेंस कमिट किया है, तो जब फर्स्ट डे जब उस पर्सन की आइडेंटिटी पता चलेगी अग्राइव्ड पर्सन को, विक्टिम को, या फिर पुलिस ऑफिसर को जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो विच एवर इज अर्लियर, मतलब अगर पुलिस ऑफिसर को पहले पता चल गई तो तब से कमेंस हो जाएगा लिमिटेशन पीरियड। अब जो फर्स्ट डे होता है लिमिटेशन पीरियड का, वो एक्सक्लूड होता है इन कंप्यूटेशन ऑफ द सेट पीरियड। अब हम सीधा सेक्शन 39 पे आएंगे, मिसलेनियंस। आज सेक्शन 523 पे पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स। So every high court with previous approval of the state government, with the approval of state government, high court क्या बना सकता है? रूल्स बना सकता है कि जो भी उसके सबॉर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वहाँ उधर कौन कौन पर्सन्स परमिटेड होंगे पिटिशनर एज, और एक्ट करेंगे एज अ पिटिशनर राइटर। देन कि क्या फीस वो ऐसी चार्ज करेंगे, और उनके लाइसेंसेस को रेगुलेट करता है कि लाइसेंस कैंसिल करना है तो कैंसिल करता है, लाइसेंस प्रोवाइड करना है तो प्रोवाइड करता है। ऐसे रूल्स बनाएगा हाई कोर्ट। देन प्रोवाइडिंग अ पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी रूल्स सो मेड डिटरमाइनिंग द अथॉरिटी बाय विच द कॉन्ट्रवेंशन। रूल्स का अगर कोई भी ब्रीच करता है तो उसकी क्या पेनल्टी होनी चाहिए, वो भी उस पर भी रूल्स बनेंगे। या फिर कोई भी ऐसे मैटर पे जो हाई कोर्ट को ठीक लगता है, जो भी रूल्स होंगे वो पब्लिश होंगे ऑफिशियल गैजेट पे। अब 528 पे आओ तो सेविंग्स ऑफ इनहेरिट पावर ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के पास पावर होती है टू गिव अफेक्ट अंडर एनी ऑर्डर अंडर दिस संहिता। तो उस पावर को, उस इनहेरिट पावर को कुछ भी ऐसा अफेक्ट नहीं कर सकता। तो हाई कोर्ट पावर कोई भी ऑर्डर बना सकता है टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट एंड टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस। हाई कोर्ट के पास ये इनहेरिट पावर होती है। फिर ड्यूटी ऑफ हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज कंटिन्यूस सुपरिटेंडेंस ओवर द कोर्ट्स। हाई कोर्ट ऑब्वियसली सुपरवाइज करता है जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट को, तो ये इसकी ड्यूटी है टू इंश्योर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ केस बाय द जजेस एंड मजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट टू इट। देन Section 530, all trials, inquiries, proceedings under this Sahita, including issuance, service, execution of summon, examination of complainant and witnesses, recording of evidence, all appealant proceedings, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड में, ऑडियो विजुअल मोड में हो सकता है। जो भी ट्रायल और प्रोसीडिंग है यही बोलता है सेक्शन 530। देन इसके अंदर ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ वी कैन एंड दिस क्लास। सो BNSS is completed. So we'll meet with the next subject in the next session. Till then, take care. Bye bye.